Hello students, so I am Dr. Priyanka. So in the last session we have discussed the kinds of the pollination, different kinds of pollination we have discussed, the mechanism of pollination we have discussed. Today we are going to discuss the last two topics, that is double fertilization, embryo and seeds. ठीक है, so अब हम लोग ये डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो एंड सीड के बारे में डिस्कस करेंगे कि आफ्टर द पॉलिनेशन होने के बाद अगर प्लांट एक एक्सेप्ट कर लेता है कि दिस इज द पॉलन ग्रेन ऑफ माई टाइप, और टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन इज सेम एज सिमिलर टू द प्लांट, फिर क्या होता है प्लांट के बाद, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और सिंपल द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हम मोस्टली डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस कैसे होता है ये मैं बेसिकली चाहती हूँ दिस चैप्टर यू विल गोइंग टू स्टडी फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक स्पेसिफिकली, अपनी एनसीईआरटी बुक से ही आप लोग स्पेसिफिकली पढ़ें, क्योंकि अगर आप किसी और बुक से पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा वास्ट है एज पॉइंट ऑफ व्यू, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, और इतना डीप में जाने का कोई फायदा नहीं है फिलहाल अभी। ठीक है, और जितने भी आपके एआईपीएमटी पे क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पे ही आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके किसी और चीज से आएंगे, इसी पे ही आते हैं। तो हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं पहले। लेट्स स्टार्ट द डबल फर्टिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोगों ने पढ़ना है। इसको डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है, क्यों? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अच्छा, दिस इज द डायग्राम। ठीक है, तो अगर अब पॉलिनेशन हो गई, ठीक है, पॉलिनेशन होने के बाद बच्चे कि अगर अब आपके पॉलिनेशन हो जाती है एंड प्लांट फाइंड्स द पॉलन ग्रेन ऑफ इट्स ओन टाइप और द सुटेबल फॉर द प्लांट। अब ऐसा नहीं है कि जो पॉलन ग्रेन, अब प्लांट को पता कैसे चलेगा कि जो वो पॉलन ग्रेन की एंट्री कर रहा है वो उसके टाइप का है या नहीं टाइप, उसके टाइप का है या नहीं टाइप का है वो उसके पता चलता है
प्रोटीन स्ट्रक्चर से। पॉलन ग्रेन के प्रोटीन स्ट्रक्चर से पता चलता है कि द पॉलन ग्रेन इज ऑफ द सेम टाइप और नॉट। तो अब अगर प्लांट को ये पता चलता है कि द पॉलन ग्रेन इज ऑफ इट्स ओन टाइप, seeing the evaluating the protein structure of pollen grains, तो वो उसकी एंट्री कर देता है। ठीक है, प्लांट का अब जो पॉलन ट्यूब जनरेट होती है फ्रॉम द स्टिग्मा। इस डायग्राम से पहले एक चीज और देखिए कि दिस इज अ स्टिग्मा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आए। ठीक है, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये एक ट्यूब बना लेते हैं अपने साथ, जहां से ये जो मेल गैमेट है ये ट्रांसफर होके किस में जाता है, ओवरी में। ओवरी के अंदर क्या होता है बेटे आपका ओव्यूल। दिस इज योर ओवरी, दिस इज योर ओव्यूल। अब ये जो पॉलन ट्यूब, ये आपका एक तरह से ओव्यूल का, एम्ब्रियो ओव्यूल का डायग्राम है जिसको मैंने अभी ऊपर बनाया है। और ओव्यूल के डायग्राम में जस्ट आपका यहाँ पे फिलिफॉर्म ऐसे ऐसे, वो अभी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, जब पॉलन ट्यूब बनती है तो यहां तक आपकी कनेक्ट होती है। ठीक है, यहां से कनेक्ट होके आपके ऊपर वाले एरिया तक जाती है। ठीक है, स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब तैयार होती है पॉलन ग्रेन के एंड तक, और वो फिर जाती है टू द ओव्यूल एंड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चे, यू हैव द स्ट्रक्चर इज लाइक दैट। या आप अगर अपना एनसीईआरटी का पेज नंबर 32 देखोगे, पेज नंबर 32 देखोगे, so you have one diagram like this. I'll draw for you. It will be better कि अगर आप साथ साथ देखते जाएं इस चीज को। This is the ovary. Okay. Pollen tube बनी, it will be like that only. Pollen tube के अंदर बच्चे आपका ओव्यूल होता है। This is like how. Okay. इसमें अभी मैंने इसको ज्यादा इतना ड्रॉ नहीं किया क्योंकि समझाना है।
This is filiform apparatus. This is plasma. This is synergids. Okay. This is egg. One more. This is vegetative nucleus. This is egg nucleus. This is central egg. ओके, सेंट्रल एग में स्टूडेंट्स क्या था कि अगर मैंने सेंट्रल एग की बात करनी है, तीन टाइप्स की चीजें हैं. ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में यू हैव फिलिफॉर्म apparatus, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एग न्यूक्लियस, सिनर्जिड्स, सेंट्रल एग एंड द फिलिफॉर्म apparatus. ओके, अब अगर मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिनर्जिड एंड द फिलिफॉर्म apparatus दैट वी आर गोइंग टू टॉक, कि पोलन ट्यूब जो बनी वो आपके एक ओपनिंग होती है जिसे हाइलम कहते हैं, स्मॉल ओपनिंग इन द प्रेजेंट इन द ओव्यूल. ठीक है, अगर आप डायग्राम नंबर देखें, सो यू कैन सी द इन्वर्टेड डायग्राम of your ovule and in page number 32 आप क्लियरली ये डायग्राम्स देखें अगर, या फिर अगर आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 26 खोलेंगे, so you can easily differentiate the डायग्राम के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बच्चे होता कैसा है कि जो आपका माइक्रोपाइलर एंड होता है, you have like this structure antipodal, two polar nuclei, central cells, synergids and egg, and जो हाइलम होता है वो there is a small opening of hilum over there. ठीक है, एट द सिनर्जिड्स जहां पे सेल आपके प्रेजेंस होते हैं वहां पे आपका ओव्यूल प्रेजेंट होता है. या अगर आप पेज नंबर 25 देखेंगे, सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम दैट इज एनेट्रोपस ओव्यूल. एनेट्रोपस का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड. इट इज लाइक दैट. It is somehow like that. This is somehow the diagram that is anisotropous. NCERT में बोर्ड्स में कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि draw a brief description diagram of anthropous ovule. Anthropous ovule का मतलब उल्टा, हाई, जिसके सिनर्जिड्स एंड आपने उल्टे बनाने हैं, सीधे नहीं बनाने. ठीक है, मतलब आपने ऊपर की तरफ सिनर्जिड्स एंड बनाते हैं. सो क्या होता है बच्चे, एंटीपोडल सेल्स आर लाई हियर एंड द सिनर्जिड सेल्स आर लाई अबव. ठीक है, एंटीपोडल सेल्स लाई लाइक दिस इज योर ओव्यूल, लाइक दिस इज योर ओव्यूल स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आपके सिनर्जिड्स होंगे बिकॉज यहीं से आपका स्टॉक फॉर्मेशन होगा, और नीचे ही आपके एंटीपोडल सेल्स होंगे, और ये जितना भी सेंटर एरिया जो मैंने फर्स्ट डायग्राम नंबर 1 में बताया था. अब होता क्या है कि पोलन ग्रेन्स अगर राइट होते हैं, प्लांट के टाइप के होते हैं, एंड हाउ प्लांट विल गोइंग टू, ये सिनर्जिड्स का काम क्या होता है, ये टाइप के पहरेदार होते हैं. ठीक है, पहरेदार का मतलब क्या होता है कि ये एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन्स चेक करते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स आए हैं ट्रांसफर होके वो कंपैटिबल हैं या नहीं है, प्लांट के कंपैटिबल है. ये थोड़ी है कि प्लांट अगर पपाया का है
तो अगर एप्पल फ्रूट का पॉलन ग्रेन उसमें डिहेसेंस हो जाएगा, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट. सो द सिनर्जिड हैज द फंक्शन टू परफॉर्म लाइक दैट. दे विल चेक कि ये पॉलन ग्रेन सेम टाइप का है या नहीं है. अच्छा, अब एक चीज होती है, जब ये पता कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन सेम टाइप का है या नहीं है, उसमें क्या होता है कि उसके बाद क्या करते हैं, मेल जो न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस उसमें दो होते हैं. एक होते हैं कंपेनियन मेल गैमेट, दो मेल गैमेट ट्रांसफर होते हैं. एक होता है मेल गैमेट जो कि फर्टिलाइज करता है एक आपके एग से, ठीक है, एक आपके एग से. और जो दूसरा वाला होता है वो दो सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई से बना के एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है. वो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डायग्राम जो डबल फर्टिलाइजेशन पेज में आप लोग देख रहे हैं, it will be like exactly like that primary endosperm nucleus that is 3n. दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट से बना हुआ है. एक आपका जो मेल गैमेट था वो फर्टिलाइज कर गया और उसने जाइगोट बना लिया, दैट इज 2n, ठीक है. अब जो डबल फर्टिलाइजेशन, इधर इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एक प्रोसेस होता है सिनगैमी. सिनगैमी में बेटा क्या होता है कि आपकी एक जो मेल गैमेट है वो बना रहा है जाइगोट 2n, एक जो मेल गैमेट है वो बना रहा है आपका, क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो ये जो दोनों हैं, जो ये दोनों डायग्राम्स आप देख रहे हैं, ये जो दोनों आपने देखे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है. एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रही है, एक आपके जाइगोट के साथ हो रही है. तो ये जो दो बार आपकी फर्टिलाइजेशन होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. सो आपकी एनसीईआरटी क्लियरली कह रही है, when the male gametes move towards the egg cell and fuses with the nucleus and thus completing the सिनगैमी. सिनगैमी मतलब प्राइमरी फर्टिलाइजेशन, जो मेन आपकी फर्टिलाइजेशन होती है जिससे जाइगोट फॉर्मेशन होती है. And this results in the formation of the diploid cell and called as the zygote. और इसी को बोलते हैं, ये बनाता है डिप्लॉयड सेल जिसका नाम होता है जाइगोट, ठीक है. तो आपने इस प्रोसेस को एक और नाम दे दिया जिसको बोल दिया आपने सिनगैमी. ओके, towards the two polar and then next male gametes moves toward the two polar nuclei located in the center and fuses with them to produce triploid primary endosperm, that is PAN. As this involves the fusion of three haploid gametes is termed as ट्रिपल फ्यूजन, और इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. और क्योंकि दो बार, चार बार नहीं हो रही, दो बार हो रही है, एक तो जाइगोट बना रहा है और एक PEN बना रहा है, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो इसको आप लोग बोल दोगे डबल फर्टिलाइजेशन. अब दो टाइप्स की फ्यूजन हुई है, दैट इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. अब क्वेश्चन अगर आ जाता है कि दो टाइप्स की फ्यूजन कौन सी हुई हैं, तो आप बोलोगे एक तो ट्रिपल फ्यूजन हुई है और दूसरे में आप बोलोगे सिनगैमी हुई है. इसको आपने, इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे फिनोमिना को आपने बोल दिया डबल फर्टिलाइजेशन. ट्रिपल फ्यूजन becomes the primary endosperm cell and into the endosperm while the zygote develops into an embryo. अब इसमें क्या होता है बच्चे कि जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म PEN या PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, वो आपका बनाता है एंडोस्पर्म, जो कि जाइगोट को, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टाइम ऑफ द, ठीक है. और जो आपका जाइगोट है वो आपके आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है. ओके, नाउ अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे. पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो इवेंट्स हो गए हैं. ये क्लियर है कि फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुई. अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एंड व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म्स, इसको एक पॉइंट मार्क करेंगे बुक में ही.
and embryo development, maturation of ovule into seeds and ovary into fruit are collectively termed as post fertilization. तो कितने हो गए? पहला तो हुआ events of endosperms कि endosperms में क्या क्या changes आए primary endosperms will change into the endosperm. Embryo development कैसे हुआ? Maturation of ovule into seed and ovary into fruit. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंडोस्पर्म की. एंडोस्पर्म है, कभी किसी ने कोकोनट वाटर पिया है? ऑब्वियसली पिया ही होगा. तो कोकोनट वाटर क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज कोकोनट वाटर? कोकोनट वाटर क्या मतलब क्या बोलते हैं, क्या है कोकोनट? नारियल का पानी. नारियल का पानी पीते हो? एग्जैक्टली अब तो तुम 12th क्लास में हो. यू गाइस आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स. तो अगर मैं तुम लोगों से बायोलॉजी की भाषा में पूछ रही हूँ, हम लोग एंडोस्पर्म्स, एम्ब्रियो, दीज के ड्रामेटिक से बात कर रहे हैं. तो अगर मैं तुम लोगों से सिंपली पूछूं कि व्हाट इज नारियल का पानी जो तुम पीते हो, तो तुम लोग क्या जवाब दोगे? बताइए स्टूडेंट्स. एंडोस्पर्म्स जो तुम लोग नारियल का पानी पीते हो, ठीक है, दैट इज द एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट, जिसमें मिलियंस ऑफ स्मॉल न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट विच आर, इसीलिए वो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है. एंडोस्पर्म development precedes embryo development. Why? This is the question. कि endosperm develops precedes embryo development. Embryo development से how endosperms formed in coconut, या ये क्वेश्चन कर लो. ठीक है, कोकोनट में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, दैट हाउ एंडोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन कोकोनट फ्रूट या जो भी. सो द आंसर विल बी लाइक दैट कि एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म्स का बेसिकली मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना. ठीक है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना किसको? न्यूट्रिटिव एबिलिटीज प्रोवाइड करना ग्रोइंग एम्ब्रियो को. तो एंडोस्पर्म्स एक टाइप का टिश्यू होता है अब देखो एंडोस्पर्म टिश्यू, yeah, you can call it like that. The primary endosperm cells divide repeatedly and forms triploid endosperm tissue. ठीक है, क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं frequently and form the endosperm tissue. The cells of these tissues are filled with reserve food materials and are used for the nutrition of the developing embryo in the most common type of endosperm development. Okay, क्या होता है जब अगर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है दैट विल डिवाइड इन वेरी फ्रीक्वेंटली, बहुत फ्रीक्वेंटली डिवाइड करता है. और जब वो बहुत फ्रीक्वेंटली डिवाइड करता है देन क्या होता है? एक टिश्यू फॉर्म कर देता है. ठीक है, आपको तो ये पता ही है कि मेनी सेल्स कंबाइंस टू फॉर्म टिश्यू. तो जब वो टिश्यू फॉर्म कर देता है देन दैट टिश्यू, द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व food materials and are used for the nutrition of the developing embryo. Okay, in most common type endosperm development, that is PEN, primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. Okay, this stage of endosperm development, mark the answer, is called nuclear endosperm.
तो आपका कोकोनट में अगर AIPMT में क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है इन कोकोनट, सो यू गोइंग टू मार्क द आंसर इन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट. Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperms become cellular. The number of free endosperm formed before cellularization varies greatly. The coconut water from the tender coconut that you are familiar with is nothing but a free nuclear endosperm. क्या होता है उसमें? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स होते हैं. और अगर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स होते हैं दैट मीन्स कि जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स हैं वो दे आर फेमिलियर, we are familiar with the fact that free nuclear divisions occur subsequently to form the free nuclear which are present in that coconut endosperm. Okay. 3-4 और एग्जाम्पल बता रहा है एनसीईआरटी. So you'll have a look on that. They are important, so you will study. Now next we'll going to study is your embryo. अगर हम embryo की बात करेंगे तो embryo क्या होता है? Embryo is your growing seed. Okay, embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. Micropylar end पता है कौन सा है? बताओ जल्दी. जहां पे आपके सिनर्जिड्स प्रेजेंट थे और जो डीजेनरेट हो गए थे. ओके, सो जो सिनर्जिड्स प्रेजेंट थे और वो जो दो डीजेनरेट हो गए थे, जैसे लुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2.14 डायग्राम. Like that. You have 2.14 figure NCERT. Okay, let's mark. Cleoptile, epiblast, okay, shoot apex, let's draw the diagram again.
this diagram is of same view. Okay, क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ बेसिकली इस डायग्राम में, दिस इज द 2.14 figure of your NCERT and the scutellum, your coleoptile, your shoot apex, your epiblast, your radicle, your root cap and coleorazi. ठीक है, coleorhiza. Okay, so embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. Where is your micropylar end? Micropylar end बच्चे होता है आपका top पे, ठीक है, top of that ovule. अभी हम लोगों ने एंट्रोगस ओव्यूल देखा था, the top of that ovule. Okay, रेडिकल एंड द रूट कैप. कॉलराइजा से आपकी रूट कैप नीचे की तरफ डेवलप होती है एंड कॉलेप्टाइल से आपकी शूट डेवलप होती है. As of for now, this is like that the globular heart-shaped pre-embryo and the subsequently to the globular heart-shaped and the matured embryo. Matured embryo की तरफ बनता है जहां से आपकी कॉलेप्टाइल तो आपकी शूट फॉर्मेशन में जाती है और जो आपकी ग्लोबुलर हार्ट शेप कॉलराइजा है वो आपकी रूट में जाती है. एक वर्ड और है दैट इज cotyledonous hypocotyl that terminates at its lower end in the radicle or the tip. The root tip is covered with a root cap. The root tip is covered with a root cap और जो root tip covered हुई है root cap से that is with the one end to the another end. एक end से दूसरे end तक जाते हैं. Okay. Next you will see the embryos of monocotyledons. जो आपका ये डायग्राम बनाया जो आपने 2.14 फिगर बता रहा है, this diagram is your scutellum. Okay, possesses only one cotyledon. In grass family the cotyledon is called as scutellum. एक उनका जो cotyledon होता है, एक उनकी जो साइड होती है, आप उनको बोलते हो scutellum. What you are going to say it? You will say it as like that, it is the scutellum. Okay. Lower end embryonal axis की lower end पे आपका scutellum होता है. Now you'll have 3 board question that I'll going to write. First question, board. Mention next question. Next question.
Next question. Dormancy. One this. Another is micropyle. This is the main theme. This is the main important questions जो कि कभी ना कभी 5 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड में एक ना एक के बाद कभी ना कभी पूछे गए हैं. ठीक है. Now let's discuss the seed. Okay, this seed is the last part of your NCERT in the chapter we are going through. Seed क्या होता है? क्या होता है सीट का? अगर मैं हिंदी रूपांतरण करूं तो सीट का मतलब क्या होता है? सीट बेसिकली इज द, अगर मैं गैमेट बोलूं तो गैमेट हैज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट one generation which is going to have the next generation, which is going to produce the gamete of next generation. Okay, सीड से ही आपका न्यू जनरेशन, न्यू प्लांट डेवलप होगा. ठीक है. डिस्पर्जन ऑफ सीड्स अगर आपने सुना हो इन द स्मॉलर क्लासेस, तो इन द डिस्पर्जन ऑफ सीड्स की अगर मैं बात करूं तो जो सीड्स, डिस्पर्जन ऑफ सीड्स में वो भी आपके बायोटिक एजेंट्स और एबायोटिक एजेंट से मैच करते हैं. ठीक है. एबायोटिक एजेंट्स या बायोटिक एजेंट्स. अब आपके बायोटिक एजेंट्स में बच्चे कौन से आ गए? आपके एनिमल्स आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए और इंसेक्ट्स आ गए. दीज आर योर बायोटिक एजेंट्स समहाउ. लेकिन अगर मैं एबायोटिक एजेंट्स की बात करूं तो बच्चे एबायोटिक एजेंट्स में आपके वही वाटर, प्लांट, सनलाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा वो सारे आ गए. अगर मैं सीड की बात करूं सो इट्स द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक आपका फाइनल प्रोडक्ट जो फॉर्म हो जाता है आफ्टर सो मेनी फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, you'll have your final product. अब in angiosperm the seed is the final product, and in the final product as described as the fertilized ovule. So ovary is the ripened, ovule is the your fruit is the ripened ovary. Ripened ovary मतलब जब ovary सख्त हो जाती है या changes into the ovary, and the ovule will the changes to the your embryo, and your embryo में आपका जो PEN था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, will be changes in the एंडोस्पर्म. ओके. और उसके अंदर जो फॉर्म, जो जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म है वो बेसिकली आपके सीड को न्यूट्रिशन दिया जा रहा है. Are you getting my point? The seed is persistent. अब नॉन एल्ब्यूमिनस एंड द एल्ब्यूमिनस की बात करें. नॉन एल्ब्यूमिनस मेच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस and the albuminous. Non-albuminous seeds have no residual endosperms, and albuminous has the residual endosperm. Residual endosperm and the non-residual end मतलब कुछ traces of residual endosperm आपके albuminous में पाए जाते हैं और कुछ traces आपके non-albuminous में पाए जाते हैं. Okay, it is completely, if it is completely consumed during the part of angiosperms, it is not completely used up during
एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अगर ये पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट में नहीं किया जाएगा, अगर ये पूरा यूज नहीं हुआ जाएगा, देन द सीड विल बी द नॉन एल्ब्यूमिनस। अब आपके आ जाते हैं व्हीट, ग्राउंड, पी। एल्ब्यूमिनस में आपके एग्जांपल्स हैं मेज, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर, व्हीट एक्सेट्रा। So these are the some of the examples of the wheat, barley, etc. Now उसके बाद अगर मैं आपकी माइक्रोपाइलर, अब आप पैराग्राफ नंबर 2 देखिए, द माइक्रोपाइल रिमेन एज स्मॉल पोर इन द सीड। अब आपने कभी कभी सीड के अंदर एक छोटा सा पोर देखा होगा जहां से आपका प्रिम्यूल ग्रो करता है, शूट और रूट ग्रो करती है। वो जो रूट होता है वो आपका माइक्रोपाइलर एंड होता है। ओके, this residual oxygen and water into the seed, the embryo have the inactivity phase 2, that is your dormancy phase, जब तक उसको favorable conditions नहीं मिलती हैं, और जैसे ही उसको favorable conditions मिल जाती है that will grow into the other plant। उसके बाद बच्चे आपका ट्रू और फॉल्स फ्रूट्स का कंसेप्ट आता है कि ट्रू फ्रूट्स कौन सा है, फॉल्स फ्रूट्स कौन सा है। तो अगर ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स की बात करती हूँ तो बच्चे आपका जो ट्रू फ्रूट्स का फिनोमिना है वो है कि जो सीड्स बेयर करते हैं, और फॉल्स फ्रूट्स में जो सीड्स बेयर नहीं करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स, दैट इज द पार्थिनोकार्पिक एंड द फॉल्स एंड द रूट सीड। अब जो सीड्स को बेयर करते हैं that are categorized as the true fruits, और जो नहीं करते हैं that are categorized as false fruits। Okay, now in the next page also of NCERT specifically you have 37 page number in your which it is clearly mentioned the parthenocarpic fruits। ठीक है, तो जो parthenocarpic fruits होते हैं उसके अंदर जो सीड्स होते हैं that are small but that are not the product of fertilization। fertilization का product नहीं होते हैं, that are simply the product of non fertilization। okay, so अगर non fertilization के product हैं और false fruits आ रहे हैं without the fertilization, seeds are developing, so that are known as the parthenocarpic। example banana is one of the example, is the false fruit which is grapes and banana, that are parthenocarpic। So students, in the last session, in the last paragraph, that is your apomixis and the polyembryony। okay, polyembryony and the apomixis, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो द एग्जाम्पल इज योर एस्ट्रेशिया। एस्ट्रेशिया इज वन ऑफ द फ्लावर जो कि मिला जुला एग्जाम्पल है। ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, few plants such as some species are Astraceae grasses have special mechanism to produce seeds without fertilization, that is called as apomixis। ठीक है, apomixis is one of the process in which apomixis is one of the process in which the seed is product of without fertilization। अब इसमें आप एक क्वेश्चन देखो जो एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन कर रही है इन पेज नंबर 39, एंड यू गोइंग टू राइट 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड which will ask last year that how apomixis seeds are formed। Second, why farmers have best buy apomixis in hybrid seed industry।
Next question, what is the need for transfer of gametes? Write the importance of apomixed seed in seed hybrid industry. Clear? इसमें what is the need for the transfer of gametes? Right, the importance of apomixed seed in seed hybrid industry. Right. So these are some of the basic questions for CBSE board examination, in which you are going to answer the question that क्यों, क्योंकि बच्चे फार्मर्स क्यों पसंद करते हैं कि उनको एपोमिक्स सीड ही खरीदने हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस. ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है और एक सेम हाइब्रिड लेवल मेंटेन नहीं होता. ठीक है, देयर सम इज द वेरिएशन. अगर एक सीड अच्छा हो सकता है, एक सीड गंदा हो सकता है, तो वैरायटी इज ऑलवेज देयर. बट अगर मैं एपोमिक्सिस की बात करूंगी बच्चे, तो द वेराइटी विल नेवर बी मेंटेन्ड इन दैट थिंग. ओके, सो इसीलिए फार्मर चूजेस टू द सीड विल बी योर एपोमिक्सिस. ठीक है, तो अगर एपोमिक्सिस सीड है आपका, then the need for the transfer of gamete will be very low. जो नीड होगी वो बहुत कम होगी. ठीक है, for fertilization and for producing those plants. And अगर मैं बात करूं दूसरी एपोमिक्सिस and the transfer of the and the transfer of the that fertilization, वो भी नहीं होगा because it's a also long process. एक क्वेश्चन आप और लिख सकते हैं इसमें, why seed is basic of our agriculture. Mention two parasitic species. And in the end, you'll have the question, what is apomixis and polyembryony? Okay, so these are the 5 marks questions that are easily asked in your CBSE board examination. And from this we have completed this chapter of sexual reproduction in angiosperms or the flowering plants. We have discussed each of the aspects of double fertilization, pollination, kinds of pollination, and we have discussed the double fertilization, syngamy, and events, post fertilization events, etc., etc. And in the last we have also discussed the seed apomixis and the polyembryonic period. In next session, we are going to start with the third chapter, that is human reproduction. This is the next unit of our chapter NCERT book, that is human reproduction, that we are going to start in the next session. Till now we have covered the 2 basic idea of sexual reproduction in plants and the living world. In this chapter we have discussed everything, and mainly the reproduction of plants. उनमें से सबसे ज्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस. दैट क्वेश्चन कम्स विद 3 to 5 marks always in the CBSE board examination. And the questions which we have also discussed in between the sessions, that what is apomixis and embryonic and the seed dormancy, etc. Then the questions comes in 2 to 3 marks basically. So thoroughly you will going to read out the chapter
and learned about the basic necessary details from the NCERT books from these two chapters specifically. You don't need to follow or refer any other book except NCERT. So we'll meet in the next session. Then we're going to start with human reproduction. Thank you very much. All the best.